अच्छा भाई वीएनसी कनेक्ट करो। अच्छा भाई हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट कोर्स सही, तो उसको देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास कोर्स का नेम क्या है भाई? हमारे पास कोर्स का नेम है एंगुलर एप्लीकेशन विद टाइप स्क्रिप्ट। सही, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि भाई हमें इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये फ्रेमवर्क हमारे पास क्यों आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एंगुलर एप्लीकेशन हमारे पास क्या है। एंगुलर जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है हमारे पास फ्रेमवर्क। सही, और किसका फ्रेमवर्क है? वो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। सही, तो हमारे पास ये जो एंगुलर तुम पढ़ने वाले हो ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और दो तरह की चीज़ें होती हैं, वो मैं पहले भी ASP.NET में बता के आया हूँ कि या तो एक लाइब्रेरी होती है या फिर फ्रेमवर्क होता है। तो रिएक्ट आगे जो आएगी तुम्हारी वो लाइब्रेरी है और फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, एंगुलर। दोनों जावास्क्रिप्ट की ही चीज़ें हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि फ्रेमवर्क हमारे पास किस लिए होता है, वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफाइड पैटर्न। यानी कि अभी .NET पढ़ के आए तो हर चीज़ को प्लेस करने की एक जगह है। यानी कि अपनी मर्जी से तुम कहीं किसी और जगह पे कुछ नहीं कर सकते। कनेक्शन बनाना है तो उसकी स्पेसिफिक फाइल है, तो यही स्पेसिफाइड पैटर्न होता है। इसी तरीके से तुम्हारे पास एंगुलर में भी यही सारी चीज़ें होंगी। जब फ्रेमवर्क कह रहे हो उसका मतलब है तुम अपनी मर्जी से कहीं कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। वो जो बना के दे रहा है हायरार्की, वही चीज़ तुम्हें एप्लीकेबल होगी और वही करना पड़ेगा तुम्हें। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट का है फ्रेमवर्क, लेकिन इसमें यूज़ क्या होगी, तुम्हें सारी फाइल्स कैसी नज़र आएंगी, टाइप स्क्रिप्ट की। उसका रीज़न क्या है कि भाई जावास्क्रिप्ट कोई टाइप स्क्रिप्ट नई चीज़ नहीं है। अगर इसको मैं बोलूँ सिंपल डेफिनेशन में, तुमसे कोई पूछेगा भाई टाइप स्क्रिप्ट क्या है, तो यहाँ पर तुम ऐसे जवाब दे सकते हो कि भाई टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट। सबसेट नहीं बोल रहा, एक होता है सबसेट, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। यानी कि अगर जावास्क्रिप्ट को टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे डेटा टाइप्स कम है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव करके किस में ऐड ऑन किया गया है, वो किया गया है टाइप स्क्रिप्ट में। तो जब किसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब है वो सुपर सेट बन जाएगा, यानी कि और बड़ा स्पेस बन जाएगा और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट एक पार्ट बन जाएगा। सही, तो जावास्क्रिप्ट की इम्प्रूवमेंट समझ सकते हो कि भाई वो क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। यानी कुछ एडिशनल चीज़ें वो ऐड कर दी गई और वो टाइप स्क्रिप्ट को इम्प्रूव कर दिया गया, यानी कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्रूव कर दिया गया, वो तुम्हारी टाइप स्क्रिप्ट बनी। इसलिए एंगुलर एप्लीकेशन टोटली किस पे चल रही है, टाइप स्क्रिप्ट पे चल रही है। यानी कि वहाँ फाइल्स भी तुम्हें TS नज़र आएंगी, JS नज़र नहीं आएंगी। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये कोर्स है, ये फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास अगली चीज़ आती है कि ये हो गया कि भाई टाइप स्क्रिप्ट क्या है हमारे पास। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि तुम यहाँ पर फ्रेमवर्क को बनाने की, फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने की नीड क्या थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक बैकएंड पर्सपेक्टिव से और एक फ्रंट एंड। अब एंगुलर पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी बन सकती है, और अगर मैं फ्रंट एंड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है बगैर डेटाबेस के। तो फ्रंट एंड अगर बना रहे हो तब भी इम्प्रूवमेंट है, और अगर विद बैकएंड कर रहे हो तब भी इम्प्रूवमेंट है। तो फ्रंट एंड अगर सिर्फ बना रहे हो तो क्या मकसद है कि फ्रंट एंड में तुम्हारे पास यहाँ पर SEO फ्रेंडली बनाने के लिए इन सब फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लोडिंग। यानी कि अगर तुम HTML की वेबसाइट बनाते हो, कोर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, तो उसमें क्या होता है मसला, उसमें होता है मसला कि लोडिंग टाइम। यानी कि अगर हमने इमेजेस डाल दी हैं, कुछ काम कर दिया है, हमने इतना कंटेंट डाल दिया है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर दी है फ्रंट एंड में, तो वहाँ लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। एनिमेशंस ऐड कर दी हैं तो वहाँ लोडिंग टाइम बढ़ जाता है और उससे SEO फ्रेंडली नहीं रहती वेबसाइट। यानी कि रैंकिंग में मसला आता है जब हम होस्ट करते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को इम्प्रूव कौन कर रहे हैं, ये फ्रेमवर्क्स कर रहे हैं। तो जब तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो उसमें एक सवाल पूछेगा कि भाई ये इनेबल करना है, वो क्या पूछेगा, ये पूछेगा SSR/SSG। यानी कि SSR का मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग। यानी कि अगर तुम बैकएंड की वेबसाइट बना रहे हो तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, सर्वर साइड रेंडरिंग
यानी कि तुम्हारी जो हर व्यू रेंडर होगा, हर HTML का पेज रेंडर होगा, कुछ भी रेंडर होगा तो वो कैसा होना चाहिए, तो उसका एक अलग पैटर्न है एंगुलर में, फ्रेमवर्क में काम करने का, कि वो अलग तरीके से काम करता है। और दूसरी चीज़ स्टैटिक साइट जनरेशन। तो SSG का मतलब क्या है कि अगर तुम क्या बना रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, तो ये है तुम्हारे पास, यानी कि वो यस और नो में पूछेगा कि इसको इनेबल करना है या नहीं करना, तो तुम यस करके लिखोगे तो इसका मतलब दोनों को अप्रूवल कर रहे हो। तो वो क्या ऑन करता है, वो यहाँ पर ऑन करता है एंगुलर यूनिवर्सल। ये उस चीज़ के लिए, दोनों ऊपर जो मैंने मेंशन करी है, दोनों उन चीज़ों के लिए, काम के लिए, और इन दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई SEO फ्रेंडली हो जाए, यानी कि लोडिंग टाइम, इन सब चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये सब इम्प्रूवमेंट हो कैसे रही होती है, आगे जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर एक मेन चीज़ होती है, वो यहाँ पर डिस्कस होगी आगे, वो होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। यानी कि ये जो दोनों लाइब्रेरी कहला, रिएक्ट को ले लो या एंगुलर को ले लो, दोनों कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। और यही मेन चीज़ है कि भाई कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होगा तो हमारी जो है SEO फ्रेंडली हम वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो बैकएंड की हो, चाहे। तो ये फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज इस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करी गई हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से आगे जो है वो चीज़ों को ले जा सके। जो हमें HTML और CSS में बनाने में जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो कुछ चीज़ें इम्प्रूव करके दे रहा है तुम्हें। और वो क्या है, वो मेन कोर पार्ट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। यानी कि हर डिज़ाइन जो है वो कंपोनेंट पे बेस करता है, कंपोनेंट में बनाते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो तुम्हारे पास चल रहा होता है। अगर मैं YouTube की एग्जांपल लूँ तो वो तुम्हारे पास क्या है, उसमें देखो रिलोडिंग नहीं हो रही होती। कहीं पर भी एक्सेस करोगे किसी चीज़ को तो साइड में जो तुम्हारे पास हर अभी तक जो बनाई है तुमने चीज़ें, हर पेज पे एक्सेस करते हो तो रिलोड होता है पेज साइड पे, गूगल पे, किसी भी ब्राउज़र पे। लेकिन YouTube को देखोगे या फिर गिटहब को यूज़ करोगे तो वहाँ साइड पे तुम्हें रिलोडिंग होती हुई नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे शिफ्ट कर रहा है, पेज पे शिफ्ट नहीं कर रहा। यहाँ पेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। सही, यानी कि अगर मुझे होम का पेज बनाना है तो मैं असल में क्या बनाऊंगा, होम का कंपोनेंट बनाऊंगा। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पेजेस नहीं होंगे। मैं अलग अलग index.html, home.html ऐसे नहीं बनाऊंगा। मेरे पास अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे और एक मेन ये रूट बना के देता है। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से तुम्हारे पास एंगुलर फ्रेमवर्क ये हेल्प कर रहा है। तो यहाँ रिलोडिंग ख़त्म कर रहा है। रिलोडिंग क्यों ख़त्म कर रहा है? वो इसलिए है इन सब चीज़ों के लिए, SEO फ्रेंडली होना, सर्वर साइड रेंडरिंग होना। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएशन को देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर तुमने एक वेबसाइट बनाई है, एक कंपोनेंट, मिसाल के तौर पर एक होम का पेज है। मैं HTML CSS की एग्जांपल दे रहा हूँ, एंगुलर यूज़ नहीं करी है तुमने। तो वहाँ क्या होगा, तुमने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी भी ऐड करी है। तो जब क्लाइंट जो है आके वो क्या करेगा, वेबसाइट खोलेगा तो रेंडर होगा, तो सब चीज़ें होंगी रेंडर। यानी कि वो जो होम पेज है उसमें तुम्हारी HTML भी रेंडर हो रही होगी, CSS भी हो रही होगी, और जावास्क्रिप्ट का जितना कोड है वो भी रेंडर हो रहा होगा। सही? तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एंगुलर फ्रेमवर्क में बनी हुई वेबसाइट में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? वो डिफरेंस ये होगा, ये दोनों चीज़ें तो लोड हो रही होंगी जो जल्दी हो जाएंगी, जिसमें टाइम कम लग रहा होगा वो कर देगा। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है उसको क्या कर देगा, पेंडिंग में। यानी कि यूज़र को पहली चीज़ दिखा दो जो नज़र आ रही है, रेंडर हो पा रही है, बाकी चीज़ों को वो रन टाइम पे क्या कर रहा होगा, लोड कर रहा होगा। यानी कि पूरे पेज को लाने के लिए यूज़र को वेट नहीं करवाएगा। बात क्लियर है? तो पूरे पेज को लाने के लिए वेट नहीं करवाएगा, यानी कि जो कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको क्या करेगा, वो पीछे रोक के रखेगा, यानी कि लोडिंग होती रहे और मेरे पास वो भी बाद में हमारी फंक्शनैलिटीज आ जाए। सेमेस्टर एंड वो जो प्रोजेक्ट के मार्क्स, चले मैं पढ़ा के अभी जरूर। तो हमारे पास इस तरीके से ये वाली चीज़ हमारे पास होती है, और एंगुलर फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस है कि भाई हमारे पास पेजेस इस तरीके से कंपोनेंट्स पे डिवाइड होते हैं।
तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँ, सबसे पहले अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वेबसाइट ओपन करनी है और देखना है कि हमारे पास सेटअप किस तरीके से होता है इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंगुलर, और इंस्टॉलेशन की बात है तो हमने एंगुलर को देख लिया, इंट्रोडक्शन तो हमें देखना ही नहीं है, तो हमने एंगुलर इंस्टॉलेशन, तो ये भी अपग्रेड हो चुकी है। तो यहाँ पर एंगुलर इंस्टॉलेशन पे आ गए, तो यहाँ तुम्हें कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़र आएगा सेटअप, इस तरीके से एंगुलर की वेबसाइट है पूरी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, डायरेक्ट ये बोल रहा है तुम्हें इंस्टॉल एंगुलर CLI, लेकिन ये इंस्टॉलेशन डायरेक्ट नहीं चल सकती हमारे पास। हमें एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर NPM, तो पहले तो इस NPM की कहानी पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहला पार्ट जो तुम्हें यहाँ पर बोल रहा है प्री रिक्विजिट, कि पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो प्री रिक्विजिट में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है। नीचे की दो चीज़ें तो तुम्हारे पास हैं, टेक्स्ट एडिटर भी है विजुअल स्टूडियो कोड, और दूसरा टर्मिनल भी है, लेकिन पहली चीज़ नहीं है Node.js। तो Node.js का होना तुम्हारे पास ज़रूरी है तुम्हारे सिस्टम के अंदर। अगर वो नहीं होगा तो तुम्हारे पास आगे तुम कोई भी फ्रेमवर्क, चाहे जावास्क्रिप्ट का कोई भी फ्रेमवर्क हो, तुम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तुमने क्या करना है, तुमने लिखना है आके भाई Node.js। तो सबसे पहली वेबसाइट, और इसकी इंस्टॉलेशन इंतहाई आसान है, कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना। सी में होता है, डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। तो यहाँ देखो क्या है, Node.js के आगे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसका मतलब, तो यहाँ तुम कहाँ लर्न पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये Node.js इन एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। और इसकी दूसरी मेन चीज़ कि भाई यहाँ पर देखो मेन जो टाइटल नज़र आ रहा है कि Node.js का काम क्या होता है। Node.js को तुम क्या समझ सकते हो, इसको यहाँ पर बोल सकते हो ड्राइवर। ये एक ड्राइवर है, और किस लिए है ये, या फिर तुम इसको बोल सकते हो एनवायरनमेंट। और है किस लिए, अभी तक तुम्हारी जावास्क्रिप्ट कहाँ तक चल रही थी बताओ, अभी तक जो जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो वो डेटाबेस की हद तक जा रही थी, हैं जा रही थी डेटाबेस की हद तक तुम जावास्क्रिप्ट का काम कर सकते हो, नहीं कर सकते थे ना। फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड में जितना भी देखा है, नहीं कर सकते थे। Node.js वही काम करवा रहा है। वो जो टाइटल लिखा हुआ है ना, वहाँ क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड द ब्राउज़र, इसका मतलब वही है। यानी कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ तक लेकर जाना चाह रहे हैं, सर्वर तक। यानी कि ब्राउज़र की हद तक नहीं रखना हमें सर्वर तक लेकर जाना है। सर्वर तक का मतलब क्या है, डेटाबेस तक। सही, डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी अगर जावास्क्रिप्ट कर पा रहा है तो वो किसकी मदद से कर पाएगी, वो लैंग्वेज हमारे पास Node.js की वजह से कर पाएगी। तो Node.js वो चीज़ है, वो इंजन है, ड्राइवर है, एनवायरनमेंट है, जिसके थ्रू तुम अपनी जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउज़र चला सकते हो, यानी कि डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी तक लेकर जा सकते हो। सही, अभी तक ब्राउज़र में आ रहा था कि क्लिक कर दिया, बटन पे क्लिक कर दिया, अकाउंट बढ़ गया, या फिर तुमने ऐड टू कार्ट करा, लेकिन वो ऐड टू कार्ट डेटाबेस में नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें अगर आउटसाइड द ब्राउज़र चाहिए, यानी कि डेटाबेस तक जाना है, तो वहाँ क्या करना होगा, वहाँ हमें Node.js की मदद चाहिए होती है। इसलिए एंगुलर को करने से पहले हमें Node.js को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। सही, तो यहाँ पर आकर तुम्हारे पास इंस्टॉलेशन में देखो, यहाँ तुमने लर्न पे गए थे तो हम देखने गए थे, यहाँ देखो तुम्हें नज़र आ रहा है डाउनलोड Node.js, और वर्जन तुम्हें नज़र आ रहा है क्या, लेटेस्ट वर्जन 22.12। यहाँ सब जगह हुआ होगा। जो मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं यहाँ पर 5th सेमेस्टर के, उनके पास है सब, वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ चेक करना होगा बस तुम्हें। तो यहाँ देखो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसी को डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग में भी इतना कोई टाइम नहीं लेता है। इस तरीके से तुम्हारे पास डाउनलोडिंग होगी, और इंस्टॉलेशन में भी तुम्हारे पास कोई ज़्यादा लंबा काम इसका नहीं है, तो इंस्टॉलेशन भी आसानी से हो जाती है। तो यहाँ तुम्हारे पास स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है इस पीसी में, जब ये बोल रहा है। अच्छा, आगे है स्पेस रिक्वायरमेंट भी। तो इस तरीके से सिंपल है। नेक्स्ट करोगे, कहाँ इंस्टॉल होगा ये तुम्हें बता रहा है लोकेशन, तो बहुत आसान है यहाँ पर ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये फिर उस पर ही रेप्लिकेट कर देगा। तो ये चीज़ तुमने कर ली।
ये तुम्हारे पास होना चाहिए सबसे पहली चीज़। और इसको चेक कैसे करोगे, इसको चेक करोगे आकर CMD पे। तो तुम्हें यही काम करना होगा अभी यहाँ के पीसीस में। तो सबसे पहले क्या करना है, नोड माइनस माइनस वर्जन, ये करोगे सबसे पहला काम। एंटर करोगे तो तुम्हें जो भी वर्जन होगा, अब देखो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, वो 22 बता रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं है, इस वर्जन में भी चल जाएगा काम। तो यहाँ 20.15 हुआ हुआ है, यानी कि बहुत पहले का हुआ हुआ, सही। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास npm माइनस माइनस वर्जन। तो देखो वो जो नज़र आ रही है ना हमें एक और चीज़, अभी मैंने दिखाया था एक कमांड में नज़र आ रहा था npm, तो वो ऑटोमेटिकली आता है इसके साथ। npm का मतलब क्या होता है, npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि नोड ने अपना एक पैकेज मैनेजर रखा हुआ है कि जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो कौन करवा के देगा हमें, वो हम npm के थ्रू करेंगे इंस्टॉल। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर हमें ये भी चेक करना है कि भाई npm हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर आकर हमने सेम स्टेटमेंट देनी है और यहाँ चेक कर लेना है। तो npm को दिखाने के लिए देखो यहाँ पर क्या है 10.7, यानी कि इसका भी एक वर्जन है। दोनों चीज़ें अगर हो गई फुलफिल, इसका मतलब है तुम्हारा नोड प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो ये चेक करने के लिए सही। इसके बाद तुम्हारा काम क्या है कि तुमने अब वो जो चीज़ थी ना, वो जो हमें एंगुलर की वेबसाइट में नज़र आ रही थी, क्या स्टेटमेंट नज़र आ रही थी, npm install -g@angularcl। तो असल में ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना नाम, ये है पैकेज। और किसके लिए है, ये है एंगुलर कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि एंगुलर की जितनी चीज़ें चलानी है वो जब चल सकती हैं जब तुमने ये किया हुआ है, सही। तो यहाँ पर इसका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कैसे होगी, यहीं आके तुमने क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। लेकिन ये चीज़ लिखना लाजमी है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ -g, जो वहाँ रिकमेंड कर रहा है। -g का मतलब होता है ग्लोबल, यानी कि ग्लोबली का मतलब कहीं से भी कोई चीज़ एक्सेस कर सके। तो ये वो वाहिद पैकेज है जो ग्लोबली इंस्टॉल होगा कि हर प्रोजेक्ट के लिए इसकी नीड होगी, सही। तो ग्लोबल का मतलब होता है जिसकी नीड हर वक्त पड़े और वो सिस्टम में कहीं जाके सेव हो। तो सिस्टम में सेव हो, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है @angular/CLI, सही। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये भी हुआ हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँगा तो ये रेप्लिकेट ही करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ अगर इसको रन कर देता हूँ, रन करके तुम्हारे पास देखो इस तरीके से ये लोडिंग हो रही है। तो इसका मतलब है ये इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा, इंस्टॉल करेगा, और इसकी जगह जो होती है, लोकेशन जो होती है वो कहाँ होती है। अब मैं ASP एप्टिक्स से पढ़ा रहा हूँ तो इसमें एक्सेसिबिलिटी मेरे पास यहाँ पर C में भी नहीं होगी। यूज़र्स में जाओगे और यूज़र्स में जाके ना यहाँ सैयद जाजिब जैसे तुम्हारा कोई भी यूज़र होगा ना, वहाँ जाके तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये एक्सेस करने मुझे नहीं देगा, ये मैं तुम्हें वहाँ पर दिखा दूँगा अपने यूज़र अकाउंट पे। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो यहाँ क्या हुआ, 51 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग। इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास यहाँ ये आ रहा है और ऊपर लिखा हुआ है क्या, चेंज्ड का वर्ड इसलिए क्योंकि पहले से था इंस्टॉल। तो यहाँ तुम्हारे पास मैसेज आना चाहिए इंस्टॉल्ड 272 पैकेजेस, यानी कि अगर ये आ गया इसका मतलब उसने सक्सेसफुली क्या कर दिया, सक्सेसफुली एंगुलर CLI इंस्टॉल करवा दिया। अगला स्टेप क्या करना है भाई तुमने, अगला स्टेप ये करना है कि भाई यहाँ पर आकर एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ फ़ोल्डर। और फोल्डर बनाने के बाद यहाँ इसको ओपन कर लेना ताकि तुम्हारी मेन जगह पे तुम्हें पता हो कि कहाँ इस बना रहे हो प्रोजेक्ट, सही। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब देखो वो जो एंगुलर CLI किया है पैकेज, उसका काम क्यों है, क्योंकि जो मैं पहली चीज़ लिखूँगा उसका मतलब वो वही सपोर्ट करके देगा। मैंने क्या लिखा है ng, तो ये क्या है, इसका मतलब है मैं एंगुलर CLI की कमांड चलाना चाह रहा हूँ। ng स्टैंड्स फॉर एंगुलर, यानी कि एंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे इसी की ज़रूरत है, ng न्यू, और उसके बाद मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है तो मैं यहाँ पर बोलूँ एंगुलर बेसिक
ऐसे मैंने नाम दे दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ देखो सबसे पहला सवाल इसका क्या है, विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज़। तो हम यहाँ पर CSS को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन भी हैं, सास और दूसरा तुम्हारे पास इंटेंडेड सास भी है। तो ये भी तुम्हारे पास होता है CSS का फ्रेमवर्क, टेलविंड जैसे होती है। तो यहाँ CSS को ही मैं सिलेक्ट करूँगा, एरो की से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, CSS को सिलेक्ट किया। तो और जो चीज़ एक्सप्लेन करके आया था तुम्हें अभी, वो ये चीज़ है। क्या पूछ रहा है, ये तुम्हें मैंने सारी एक्सप्लेनेशन नोटपैड पे दे दी। सही। तो यहाँ क्या करना है हमें पता है, यस सही। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, वुड यू लाइक टू यूज़ द सर्वर राउटिंग एंड ऐप इंजन API। तो राउटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर के अंदर, इसको भी यस ही करना है तुम्हें, नो कहीं पर भी नहीं करना, सारी चीज़ें अप्रूव करनी है। फिर इस तरीके से तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर जैसे लारावेल में तुम्हें नज़र आता था ऐसी इंस्टॉलेशन यहाँ पर भी होगी। और इस तरीके से तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे होगा। और ये प्रोजेक्ट जब तक बन रहा है तो इसको यहाँ पर मैं तुम्हें चलाने का तरीका यहाँ बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। सही। प्रोजेक्ट बना लोगे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र आएगी तुम्हें पूरी, और उसमें गिट भी इनिशियलाइज हुआ मिलता है। सही। तो यहाँ पर आकर तुमने क्या करना है भाई, विजुअल स्टूडियो कोड अगला प्री रिक्वेस्ट था वो हमारे पास हैगा, कोड स्पेस डॉट करना है प्रोजेक्ट बनने के बाद। और यहाँ पर आकर तुमने क्या कर लेना है, इसको चला के कैसे देखना है, इसको चला के देखना है। हम क्या करेंगे, अगली चीज़ उसने बोली थी प्री रिक्वेस्ट में टर्मिनल, कोड एडिटर और टर्मिनल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट हायरार्की आ रही है और यहाँ टर्मिनल है। तो टर्मिनल की शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, कंट्रोल बैकटिक से खोल लो। कंट्रोल बैकटिक प्रेस किया, एस्केप के नीचे वाला जो बटन होता है, यहाँ टर्मिनल पे ओपन करके तुमने कैसे चलाना है प्रोजेक्ट वो यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि तुम्हारे पास तुम बना के उसको चेक करो। तो कैसे करना है देखो, फिर क्या आ रहा है, हर जगह तुम्हें वही एंगुलर CLI को यूज़ करना है। यानी कि जो तुमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी उसी से तुम ng को यूज़ कर पा रहे हो। और यहाँ पर क्या करना है, ng सर्व का मतलब है मैं एक लोकल होस्ट बनाना चाह रहा हूँ सर्वर, ताकि वहाँ पर मेरी क्या चल सके, मेरे पास फाइल चल सके। ngpls तो यहाँ पर भी एक्सेस नहीं कर रहा। चलो खैर, इसको मैं देखता हूँ जब तक तुम प्रोजेक्ट बनाओ, उसका चेक करो npm वर्जन, और इसके बाद मैं इसको देखता हूँ क्या मसला है, इसको क्या बीमारी लगी। यहाँ पर पहले ये देखोगे npm और नोड वर्जन्स, ये पहले चेक करो, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल करना एंगुलर CLI, देन फिर प्रोजेक्ट बनाना। अभी जैसे मेरे पास एक इशू आ रहा था, यहाँ पर देखो, इसको भी देख लो। कभी कभार तुम्हारे पास यहाँ पर सिस्टम में या घर पे आ जाए इशू, तो उसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ दे रहा है, मेंशन कर रहा है कि अगर ng पे फाइल पे यहाँ पर दे रहा है, ये चीज़ दे रहा है, और आगे दे रहा है लोड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज़ डिसेबल्ड, ये मैसेज आ रहा था मेरे पास। और आगे लिखा हुआ था क्या, अबाउट सी इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़। तो ये क्या होता है, ये मसला ये है कि भाई कभी कभार तुम्हारी स्क्रिप्ट है ये ng सर्व, तो ये स्क्रिप्ट तुम्हारी क्या होती है, शेल पे नहीं चल रही होती या CMD पे नहीं चल रही होती, कहीं टर्मिनल पे, तो वो क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। तो उसकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेंज करनी होती है। क्या, किससे, वो तुम्हारे सर्वर पे ही रखा हुआ है। ये तुम्हारे पास कमांड है जो एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ को एबल्ड करने, डिसेबल से इनेबल्ड करने के लिए होती है, ताकि तुम क्या कर सको, कोई भी कमांड चलाओ वो आसानी से चल जाए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये भी कमांड है, ये रखी हुई है तुम्हारे पास, न्यू फोल्डर 19 के नाम से है यहाँ पर। तो मुझे भी तुम्हारे फोल्डर से ही एक्सेस करके पढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसमें तुम्हारे पास ये रखा हुआ है। तो ये कमांड एहतियातन रख लेना, अगर घर पे कभी ये मसला हो तो यही वाला इशू होगा। मैसेज भी याद रख लेना, यही है, ये नज़र आ रहा है हमें मैसेज। उसके बाद जब मैं करूँगा
तो देखो ng सर्व पे जो तुम्हारे पास आउटपुट आ रहा है वैसे ही आ रहा है, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे लारावेल में करते थे, और सर्वर को ऑन करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से लोड होगा, और इस पोर्ट पे 4200 पे तुम्हारे पास एक मेन बेसिक डिज़ाइन आ जाएगा। ये तुम्हारे पास बेसिक डिज़ाइन आ रहा है, और ये डिज़ाइन तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारी सोर्स से, सही। तो यहाँ सोर्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं देखो, अब फाइल सिर्फ एक ही नज़र आ रही है तुम्हें, index.html, और ये फाइल आगे बढ़ेंगी भी नहीं। तुम्हारे बढ़ेंगे क्या, तुम्हारे बढ़ेंगे कंपोनेंट्स, जो मैं बेसिक अभी इंट्रो में बता के आया हूँ। तो ये index.html किस लिए है, ये सिर्फ तुम्हारे मेन रूट कंपोनेंट को चलाने के लिए। तो ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है तुम्हें, क्या नज़र आ रहा है, ऐप डैश रूट। तो इसका मतलब है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रूट कंपोनेंट है। तो रूट कंपोनेंट तुम्हारे पास मेन है एक, जो सैम्पल डिज़ाइन के लिए बनाया गया, सही। तो वो सैम्पल डिज़ाइन क्या लोड हो रहा है, वो हमारे पास ये हो रहा है, यानी कि मेन रूट कंपोनेंट जो रिटर्न कर रहा है तुम्हें, वो ये फाइल रिटर्न कर रहा है, यानी कि एक डिज़ाइन बना हुआ है, वो यहाँ पर बना हुआ है हमारे इस रूट कंपोनेंट, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास कैसे काम कर रही है इसको देखना है, तो तुम्हारे पास देखो एक फोल्डर नज़र आ रहा है ऐप का, यही वो ऐप रूट कंपोनेंट बना हुआ है जिसको यहाँ पर टारगेट करके चलाया जा रहा है index.html में। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तुम इसको डिलीट कर दो index.html को, एक फ़ाइल लाजमी चाहिए रेंडर करने के लिए, और वो बना के दे रहा है तुम्हें, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रूट कंपोनेंट को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो रूट जब कंपोनेंट आता है तो वो कुछ चीज़ें साथ लाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक CSS की फ़ाइल है, एक तुम्हारे पास HTML की फ़ाइल है, जिसमें वो जो तुम्हें डिज़ाइन नज़र आ रहा है वो सब पूरा ही है। अगर मैं इस HTML की फ़ाइल को एम्प्टी कर देता हूँ तो वो जो रेंडर हो रहा है डिज़ाइन, वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लैंक हो जाएगा, यानी पेज तो आ रहा है लेकिन ये ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पर ब्लैंक किस लिए हुआ, मैंने कुछ भी नहीं डाला, और मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं इसमें अपना एक टैग ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया कि भाई मेन रूट कंपोनेंट, सही। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मैंने ऐड किया, तो पेज रिलोड सेंड टू क्लाइंट्स, सही, यही चीज़ मैसेज है। तो यहाँ पर सेंड टू क्लाइंट हो रहा है, तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, ये मैसेज पास, यानी कि वो जो रूट कंपोनेंट है वो चल रहा है मेरा, सही। तो ये HTML की फ़ाइल है, इसका काम हमें करने की अभी यहाँ इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे पास एजाइल एंड डेवऑप्स में यूज़ होता है कॉन्सेप्ट, तो अभी इसको देखने की हमारे पास यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है, वो ये app.component.ts, इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास सिर्फ फ्रंट एंड नहीं है, आगे बैक एंड भी इन्वॉल्व होगा। तो बैक एंड कैसे इन्वॉल्व होता है, वो तुम्हारे पास यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है। ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम हर कंपोनेंट में नज़र आएगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डेकोरेटर, सही। तो कंपोनेंट डेकोरेटर का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट डेकोरेटर का मतलब होता है इसमें कुछ चीज़ें तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, ये मेन क्लास है जो प्री डिफाइंड है, सही। तो प्री डिफाइंड क्लास में क्या क्या चीज़ें, सिलेक्टर, ये कहीं नज़र आ रहा था हमें, कहाँ देख के आए थे अभी, index.html में। तो हर कंपोनेंट का एक सिलेक्टर होता है, और सिलेक्टर का रीज़न क्या होता है कि उसको कहीं कॉल करवा सकें। किसी भी कंपोनेंट को अगर कॉल करवाना है तो वो कॉल कैसे हो पा रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट डेकोरेटर और सिलेक्टर की मदद से हो रहा। और ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे जहन में आए कि भाई मैं इसको चेंज कर दूं, तो कंपोनेंट बनाते वक्त सिलेक्टर भी बनता है, सिलेक्टर तुम चेंज करोगे कभी भी नहीं चलेगा। वहाँ तुम बोलो यहाँ चेंज कर देता हूँ और टैग में भी चेंज कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा, वो बोलेगा कि भाई इस नाम का कोई सिलेक्टर मौजूद ही नहीं है। तो कंपोनेंट जो बनाया तुमने उसी के थ्रू जो बेस है सिलेक्टर की वही रहेगी, सही। ये तुम्हारे पास नज़र आ रही है एक लाइब्रेरी, ये राउटिंग के लिए होती है, क्योंकि हमने यस किया था, हमने राउटिंग को इनेबल करने के लिए उसने पूछा था, तो यस किया था, तो उसने ये ऐड करी है तुम्हारे रूट कंपोनेंट। इंपोर्ट्स लगाए हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ लेना,
और दूसरी चीज़ तुम्हारे पास देखो, कनेक्शन बनाने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही कि CSS भी आनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, HTML भी। अगर ये नहीं होगी तो इसका आपस में लिंक ही नहीं होगा। HTML की फ़ाइल कहीं और, TS कुछ और, इसको आपस में समझ में ही नहीं आएगा, तो ये एरर ही देगा। तो ये टेम्पलेट URL में इसका मतलब है HTML और स्टाइल URL में CSS। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा ये वाला काम होता है। अब मेरे पास, मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास तो ये तो कोर HTML आ रहा है। सही। अब देखो उस NPM का कमाल आगे क्या होने वाला है। सिर्फ एंगुलर CLI तक NPM नहीं है, NPM हर चीज़ के लिए, नोड पैकेज मैनेजर के लिए। तो अब मैं बूटस्ट्रैप को ना डाउनलोड करूँगा और ना लिंक लगाऊंगा। मैं अब उस NPM की मदद से क्या करूँगा, उस NPM की मदद से उसको छेड़ूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ सर्वर को, और यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फिर देखो क्या यूज़ कर रहा हूँ, NPM। मुझे अब क्या करना है, इसमें इंस्टॉल करनी है बूटस्ट्रैप। तो ये सब तुम्हें कहाँ मिलेगा कि क्या इंस्टॉल हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो तुम्हें एक फोल्डर नज़र आ रहा है, नोड मॉड्यूल्स। यहाँ जितने नीडेड पैकेजेस थे ना वो पहले से हैं। अब मैं कुछ और करता हूँ तो वो यहीं आएगा। और तुम्हें कहाँ मिलेगी वो चीज़, एक हमारे पास जेसन की फाइल होती है package.json, वहाँ पर तुम्हें सारे जितने, अभी देखो डिपेंडेंसीज है एक सेक्शन, इसमें कुछ डिपेंडेंसीज मौजूद हैं। अब मैं बूटस्ट्रैप को करूँगा, बूटस्ट्रैप भी कहाँ आएगी, यहीं पर ही आएगी। jQuery करूँगा, jQuery भी यहीं पर ही इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ रही है। जितने पैकेजेस इंस्टॉल करोगे जो तुम्हारे नीडी पैकेजेस हैं वो सब यहाँ इंडिकेट करेगा। इसका मतलब अगर यहाँ देख लिया, इसका मतलब है वो लाजमी है कि वो यहाँ पर भी है। सही। तो यहाँ पर npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, एंटर हिट किया, और यहाँ पर तुम्हारे पास इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे एंगुलर CLI को लिया था। और यहाँ पर तुम्हें देखो मैसेज आ गया, एडेड 2 पैकेजेस। और देखो उसकी निशानी क्या है, यहाँ तुम्हें इस फाइल में इंडिकेशन होगी कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुकी है। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर एक चीज़ कर ली हमने, दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसी को लिया, अब अगला पैकेज इंस्टॉल करना है। क्या करना है हमने, jQuery। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर npm इंस्टॉल jQuery, सेकेंड स्टेप, यानी कि हम बूटस्ट्रैप को भी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर और jQuery को भी अगर यूज़ करना हो तो हम इन फ्यूचर उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखो मैसेज भी आ जाएगा, डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। और नोड मॉड्यूल्स में जाओगे तो नोड मॉड्यूल्स में भी तुम्हें B की लाइन में बूटस्ट्रैप नज़र आएगा। तो यहाँ पर नज़र आ रही है बूटस्ट्रैप, ये रहा। तो ये भी ज़रूरी है हायरार्की देखना, क्योंकि इसको कहीं मुझे बताना पड़ेगा कि भाई बूटस्ट्रैप यूज़ करो। तो ये चीज़ कैसे करनी होगी, यहाँ देखो पूरी लोकेशन दे रहा है, बूटस्ट्रैप डिस्ट, CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। सही। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है लाजमी। और इधर अगर हम आ गए, इस नोड मॉड्यूल्स को मैं बंद करता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि भाई बूटस्ट्रैप इनेबल कैसे होगी, अभी तो नहीं आ रही। टेक्स्ट ही मुझे बता देगा कि बूटस्ट्रैप लगी है या नहीं लगी, तो अभी तक नहीं लगी, ये बेसिक वही आ रहा है। तो मुझे टेक्स्ट चेंज हो जाता है जब मैं बूटस्ट्रैप अप्लाई करता हूँ। तो करना क्या है, हमने आना है यहाँ पर, हमारे पास एक फाइल नज़र आ रही है हमें angular.json। इस angular.json में तुम्हें देखो एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ दो ऑप्शंस, एक स्टाइल्स और एक स्क्रिप्ट्स। यानी कि जावास्क्रिप्ट की जितनी चीज़ें होंगी वो यहाँ, और स्टाइल्स की जितनी चीज़ें यानी कि CSS से रिलेटेड वो यहाँ पर। एक सिर्फ आ रही है लिंक हुई हुई style.cs। इसके आगे मैं क्या करूँ, कॉमा लगाऊँ, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं जाऊँगा ./, या डॉट का मतलब क्या होता है, रूट डायरेक्टरी, कि पहले यहाँ हिट कर दिया मैंने, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आ रहा हूँ। और फिर यहाँ पर आकर पहले मैं नोड मॉड्यूल्स को लिख लूँ, जैसे फोल्डर का नाम है ./, और फिर उसके बाद क्या है मेरे पास फोल्डर, इसके अंदर बूटस्ट्रैप। सही। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ कि भाई बूटस्ट्रैप के बाद हमारे पास क्या आएगा, बूटस्ट्रैप के बाद हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारे पास
अगला फोल्डर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, डिस्ट। तो डिस्ट है, फिर CSS है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट, देन हमारे पास CSS, और फिर इसके अंदर हमारे पास फाइल का नाम होगा bootstrap.min.css। यहाँ कहीं नज़र आ रही है फाइल भाई, ये रही। तो यही फाइल का नाम यहाँ पर लिखना है हमें, bootstrap.min.css। सही, जैसे ये करोगे अंडरलाइन हटा दी उसने, क्योंकि जब तक वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, अब एक्सेस कर लिया। अब मैं स्क्रिप्ट का भी लिंक यहाँ लगाऊंगा, नहीं, स्क्रिप्ट का लिंक नीचे वाले सेक्शन में लगेगा। इसी को कॉपी किया, यहाँ उठाया और यहाँ पेस्ट। सिर्फ मुझे चेंज क्या करना है, मुझे डिस्ट के बाद से चेंज करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिस्ट के अंदर एक और फोल्डर रखा हुआ है JS का। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, CSS की जगह JS, और यहाँ पर bootstrap.min.js। साथ साथ क्या लगा देंगे, jQuery भी लगा देंगे भाई। jQuery हमारे पास कहाँ है, नीचे होगी, EFGHIJK, कहाँ आ रही है, नज़र आए तो बताना भाई। IJJ के बाद ये jQuery, तो इसमें भी डिस्ट है, और फिर jQuery.min.js। तो इसको भी क्या करते हैं, ऐसे ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। और इसमें क्या करना है हमने भाई, हमने बूटस्ट्रैप की जगह अब jQuery के फोल्डर का नाम डिस्ट, और फिर इसको हटा देना है jQuery.min.js। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों जो लाइब्रेरी तुमने इंस्टॉल करी थी, अब लाइब्रेरी बोल रहा हूँ या पैकेज, एक ही मतलब है, तो पैकेज इंस्टॉल किया या फिर लाइब्रेरी, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये हुआ। और फिर क्या करना है भाई, ये चेक करना है कि मेरे पास यहाँ पर मैं जो app.component.html में यहाँ बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगा दूँ, क्लास, और यहाँ पर बोलूँ भाई टेक्स्ट प्राइमरी, यानी टेक्स्ट का कलर क्या कर दो, प्राइमरी कर दो। और यहाँ पर दोबारा आके क्या करूँ मैं, ng सर्फ, और दोबारा क्या करें हम, इसको लोकल होस्ट पे दोबारा चलाएं। तो देखो क्या हुआ, इसका मतलब है मेरी बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली जो पैकेज इंस्टॉल किया था उसके थ्रू यहाँ पर लिंक हो गई। करो ज़रा इसको इंस्टॉल, दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल करो और इसको कंपोनेंट को देखो ज़रा, लगाओ इसमें।